my friends, welcome back again to my channel D4LAGO. So today I am coming with a transformation, that how genes transfer with the help of a method, that is transformation. तो कंजुगेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो आज हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? सेकंड मेथड ऑफ horizontal mode of gene transfer in bacteria. ठीक है, and this mode of gene transfer help early biologists to conclude that DNA is in a genetic material. आपने ट्रांसफॉर्मेशन का क्लास 12 में एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा. R strain bacteria and virulent strain bacteria getting non-virulent strain bacteria getting viral. आपका जो रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया था, दैट इज आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाता है व्हेन एस स्ट्रेन हीट इज मिक्स विद द लिविंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया. दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड दैट एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, तो दैट्स व्हाई ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल है. तो डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा नहीं है कि डीएनए सिर्फ सराउंडिंग में ही प्रेजेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं. तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ सराउंडिंग में डीएनए प्रेजेंट हो. ट्रांसफॉर्मेशन में आपका फेजेस से भी डीएनए आ सकता है. यानी ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर बोथ अपटेक ऑफ एन डीएनए फ्रॉम द सराउंडिंग एंड दिस डीएनए कैन प्रेजेंट इन सराउंडिंग फ्रॉम एन सोर्स. किसी सोर्स से ही तो आया होगा, किसी सेल से तो आया होगा. लाइक दैट, ऐसा नहीं कि सराउंडिंग में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं किसी बैक्टीरिया, किसी फेजेस, कहीं ना कहीं से तो आया है. ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपटेक ऑफ डीएनए, चाहे वो सराउंडिंग से हो या किसी दूसरे सेल से हो, और उस डीएनए का इनकॉर्पोरेशन बैक्टीरियल क्रोमोसोम में या प्लाज्मिड में, ये दोनों चीजें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी है. अब जो सेल डीएनए को टेकअप करता है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक सेल है, सराउंडिंग में कहीं से डीएनए के कुछ फ्रैगमेंट्स हैं. अब ये सेल इस डीएनए को टेकअप करना है. ठीक है, तो जो सेल इस डीएनए को टेकअप करेगा वो सेल कहलाएगा कॉम्पिटेंट. तो कॉम्पिटेंसी इज इन पावर ऑफ एन सेल टू टेकअप एन डीएनए. और ये कॉम्पिटेंसी डिपेंड करती है ग्रोथ कंडीशन पे, डीएनए की कंसंट्रेशन क्या है और जिस मीडियम में वो सेल ग्रो कर रहा है उसकी कंपोजिशन क्या है. तो ठीक है, बिकॉज डीएनए का जो टेकन अप है दैट इज अ रैंडम इवेंट. ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये होना ही होना, इट कैन बी रैंडम. और बैक्टीरियल ओरिजिन के लिए ये जरूरी नहीं है कि डीएनए को मतलब लेना ही लगता. अब मैं आपको लेके चलता हूँ बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म के जरिए जीन्स को ट्रांसफॉर्म करता है. फॉरेन डीएनए के पास जो ये डीएनए पार्टिकल्स के हैं, इनके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा. अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है तो इसका मीन्स ये डीएनए टेकअप होने के बाद भी डिग्रेड हो सकते हैं एंजाइम से सेल में प्रेजेंट. मैं प्रीवियस स्लाइड पे एक बार आपको डायग्राम दिखाऊं. ये आप डायग्राम देख रहे हो, ये कोई भी इकोलाई हो सकता है, कोई भी बैक्टीरियल सेल या कोई भी फाज. ठीक है, M13 फाज का मैं आपको इसके अंदर एक एग्जांपल दिखाऊं. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एन डायग्राम. तो क्या हुआ ट्रांसफॉर्मेशन में अगर डीएनए के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है और वो सेल ने इनको अपना इनकॉर्पोरेट कर दिया, उस कॉम्पिटेंट सेल ने क्या करा, उसको अपने अंदर टेकन अप कर दिया. अगर इनके पास ओराइटी है तो ये ओराइटी क्या करेगा, यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज होगा इस कॉम्पिटेंट सेल में, वो उस ओराइटी को रिकॉग्नाइज करेगा और ये जो फ्रेगमेंट्स है बैक्टीरिया के, वो उसको फॉरेन डीएनए को क्या करेंगे, रेप्लिकेट करने में हेल्प करेंगे अपने खुद के डीएनए की तरह. यानी ये जो फॉरेन डीएनए है ये होस्ट की मशीनरी को यूज करके अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है,
इफ इट हैव एन ओराई, ठीक है, इनके पास अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तब, अगर नहीं है इट वुड बी डिग्रेडेड बाय कॉम्पिटेंट सेल, उसने टेकन अप कर लिया। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि डीएनए टेकन अप इज ए रैंडम प्रोसेस। पहले तो वो टेकन अप होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा सेल, ठीक है। और जरूरी नहीं कि जो डीएनए आपका आ रहा है दैट शुड बी ए डबल स्ट्रैंड, जरूरी नहीं, एक सिंगल स्ट्रैंड भी सेल के अंदर एंटर कर सकती है। मान लो डबल स्ट्रैंडेड आ रही है लेकिन उसकी एक सिंगल स्ट्रैंड डिग्रेड हो गई और एक सिंगल स्ट्रैंड ही पहुंची, ठीक है, तो क्या हुआ, उस सिंगल स्ट्रैंड ने अपने आप को रेप्लिकेट करा और डबल स्ट्रैंडेड बना लिया। क्लियर? तो ऐसा भी हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया फॉरेन डीएनए along with the competent DNA replicate itself because it have an ori, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन कपल्ड होता है आपका इन लैबोरेटरी विद सिलेक्शन टेक्निक, जिसके जरिए बैक्टीरिया को इंड्यूस कराया जाता है टू सर्टेन डीएनए मॉलिक्यूल्स को टेकन अप करने के, ठीक है, और वो बैक्टीरिया सिलेक्ट हो जाता है इनकॉर्पोरेशन। ये टेक्निक लैबोरेटरी में बहुत यूज होती है, ठीक है। क्या होता है, बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट कैसे बनाए, कैसे हम उसको डीएनए को टेकन अप करने के लिए मजबूर करें। तो डीएनए को बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाया जाता है ताकि वो फॉरेन डीएनए पार्टिकल को टेकन अप कर सके। तो एक ट्रीटमेंट होता है जिसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट। घबराइएगा मत, ये सारा रिटर्न मटेरियल मैंने ऑलरेडी स्लाइड में लिखा हुआ है, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यू कैन आल्सो रीड द स्लाइड्स, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से तो मेरी वॉइस ही काफी है, समझ में आ जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड एक ट्रीटमेंट होता है जिससे आपके सेल्स को ट्रीट किया जाता है, बैक्टीरिया सेल को ट्रीट किया एंड इसी की वजह से बैक्टीरियल सेल विल बी कॉम्पिटेंट हो जाता है ताकि वो फॉरेन पार्टिकल्स को, फॉरेन डीएनए पार्टिकल्स को टेकन अप कर सके। अब बात यह है कि ये ट्रीटमेंट कब किया जा रहा है, जब बैक्टीरिया इनिशियल स्टेज में ग्रो कर रहा है, यानी लॉग फेज, ठीक है, लॉग फेज में बैक्टीरियल ग्रोथ की, उसमें ये सेल को कॉम्पिटेंट बनाया जाता है। इस कंडीशन में वो इजी रहता है उसको कॉम्पिटेंट बनाना। तो जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है वो इस क्लोराइड आयन के लिए परमिएबल रहेगी, यानी क्लोराइड गेट्स रिड्यूस इनटू द बैक्टीरिया whereas calcium is impermeable to this membrane। ये बैक्टीरियल सेल के लिए impermeable है, यानी कैन नॉट एंटर इनटू द कैल्शियम। तो क्लोराइड आयन जैसी सेल में एंटर करी, ठीक है, क्लोराइड आयन यहाँ पे सेल में एंटर कर गया। अब क्लोराइड आयन के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल के चार्ज पार्टिकल्स भी एंटर कर जाएंगे, ठीक है, जिससे क्या हो गया, बैक्टीरिया स्वेलअप हो गया। क्यों स्वेलअप हो गया, क्योंकि अब वाटर का इनफ्लक्स हो रहा है, ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल स्वेल हो गया। अब क्या हो गया, स्वेलिंग की वजह से ये डीएनए पार्टिकल्स को भी अपटेक कर लेगा। वैसे अगर देखा जाए जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है ना बेटा टेकन अप ऑफ एन डीएनए, वो इस अननोन, सिर्फ मतलब ये बहुत ज्यादा अननोन है, हम कह नहीं सकते कि क्या एग्जैक्ट मैकेनिज्म है, बट हाँ समहाउ ट्रांसफॉर्मेशन का ये थोड़ा सा मैकेनिज्म है जो लैबोरेटरी टेक्निक से, जिसके जरिए कॉम्पिटेंट बनाया जाता है सेल को ताकि वो फॉरेन डीएनए को टेकन अप कर सके। और एक छोटा सा और मैकेनिज्म है दैट इज की आफ्टर कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट बैक्टीरिया सेल को हीट किया जाता है। हीट किस लिए कर रहे हैं, ताकि जो ई कोलाई है 40 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने पे, जैसे ई कोलाई का 42 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, उसमें एक हीट शॉक प्रोटीन्स का सेट, हीट शॉक प्रोटीन्स के जीन्स का सेट एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। ये हीट शॉक स्टेप बहुत जरूरी होता है फॉर टेकिंग अप ऑफ डीएनए, लेकिन इस टेम्परेचर से अबव, जैसे 40 डिग्री से अबव जा रहा है टेम्परेचर, एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू बी एन कॉम्पिटेंट इज लूज, वो अपनी कॉम्पिटेंसी की पावर को खोता जाता है, यानी तो डीएनए के अपटेक को रिड्यूस करता जाएगा, ठीक है, और एक ऐसे टेम्परेचर पे आके बैक्टीरिया बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ। तो ऑल ऑफ दिस मटेरियल विच आई हैव टोल्ड
मतलब जैसे तो प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर रिटन हियर, तो आप ये रीड आउट कर सकते हो। जैसे देखिए मैंने बताया क्लोराइड आयन एंटर करेगा, सेल क्या हुआ सब्जेक्टिव को 42 डिग्री ए सेट ऑफ जीन आर एक्सप्रेस, तो क्या करेगा जिस तरह से बैक्टीरिया सर्वाइव होंगे उस टेम्परेचर पे, दिस सेट ऑफ जीन इज कॉल्ड शॉक जीन्स। ठीक है, ये जीन्स जो एक्चुअली एक्टिवेट हो रहे हैं बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए एक्टिवेट हो रहे हैं, लेकिन ये हीट शॉक स्टेप नेसेसरी है ताकि वो डीएनए को इजीली अपटेक कर सके, लेकिन अबव दिस टेम्परेचर बैक्टीरिया कैन बी डैमेज्ड। तो जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा हीट शॉक प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया इजीली डीएनए को टेकन अप कर लेगा और कॉम्पिटेंट बन जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ मैं, प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्मेशन एंड एंटीबायोटिक सिलेक्शन। जो प्रोसेस है नेक प्लाज्मिड के अपटेक का और बैक्टीरियोफेज जीन के अपटेक का वो एक्चुअली में सेम। कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट हुआ, सेल ने कॉम्पिटेंट बन गया और डीएनए अपटेक हो गया बाय हीट शॉक प्रोटीन। ठीक है, नॉट बाय हीट शॉक प्रोटीन, हीट शॉक स्टेप के बाद इजीली तरीके से डीएनए अपटेक हो गया, लेकिन छोटा सा डिफरेंस है और यही डिफरेंस इन दोनों प्रोसेस को सेपरेट करता है। ठीक है, प्लाज्मा ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, हीट शॉक स्टेप के बाद जो ये प्लाज्मिड डीएनए मॉलिक्यूल इंटैक्ट है अभी भी उसके साथ वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा बैक्टीरियल होस्ट सेल में। ठीक है, अब क्या हुआ रेप्लिकेट कर रहा है, तो रेप्लिकेट करने के लिए हमने उसको पहले टेकन अप के लिए क्या किया था, बैक्टीरियल सेल को एक टेम्परेचर प्रोवाइड कराया था जिससे हीट शॉक जीन्स इसमें एक्टिवेट हुई। ठीक है, अब बैक्टीरिया उस चीज से रिकवर होने के लिए अपने आप को री-इंक्यूबेट कराएगा। एक्चुअली वी आर इंक्यूबेटिंग द बैक्टीरिया फ्रॉम रिकवरिंग फ्रॉम हीट शॉक। ठीक है, हीट शॉक से रिकवर करने के लिए बैक्टीरियल सेल को अब उस सेल को इंक्यूबेट कराते हैं नॉन सेलेक्टिव ग्रोथ मीडिया। ठीक है, तो जैसे ही सेल रिकवर होगा प्लाज्मिड जीन अपने आप एक्सप्रेस हो जाएंगे, इसके साथ आपके उन प्लाज्मिड का भी प्रोडक्शन इनेबल हो जाएगा, उन डॉटर प्लाज्मिड का भी प्रोडक्शन इनेबल हो जाएगा जो डिवाइडिंग रिप्रोडक्शन के टाइम पर डिवाइड होगा। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन के टाइम पर जो डिवाइड होंगे से इसे डिवीजन से पहले ही इसके पास तो प्लाज्मिड आ जाते हैं, तो एट द टाइम ऑफ सेग्रीगेशन ये उनको सेल्स के अंदर भेज देता है। तो जब हमने इन नॉन सेलेक्टिव ग्रोथ मीडिया में उसको इंक्यूबेट कराया, सेल ने अपने आप को रिकवर किया, प्लाज्मिड जीन ने एक्सप्रेस किया और साथ में डॉटर प्लाज्मिड का प्रोडक्शन भी इनेबल हो गया। जो ये इनेबल कब हो रहा था, तभी सेग्रीगेशन होगा बैक्टीरियल सेल में जब डिवाइड होगा तब इनेबल होगा, लेकिन ये हमने पहले ही करा दिया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, बैक्टीरियल सेल के तो नंबर कम हो गए। ठीक है, जिनके पास प्लाज्मिड है जो पोटेंशियली है प्लाज्मिड की वो अपने आप को प्रोपागेट नहीं करा पाएंगे। देखो वो सेल जिनके पास काबिलियत है प्लाज्मिड कंटेन करने की वो अपने आप को प्रोपागेट नहीं करेंगे डॉटर सेल्स में। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है कि हम वो बैक्टीरिया सेल को सिलेक्ट करें जिसके पास प्लाज्मिड है। ठीक है, तो ये कॉमनली टेक्निक होती है जिसके जरिए हम एंटीबायोटिक सिलेक्शन करते हैं। तो इसका सबसे अच्छा मैं आपको एग्जांपल से एक बार समझा देता हूँ। ई कोलाई का स्ट्रेन, ई कोलाई स्ट्रेन जिस ब्लैंक साइड E. coli strain जैसे कि GM 272 सेंसिटिव होता है और सेंसिटिव एक कॉमन एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव है, दैट इज सेंसिटिव टू कॉमन एंटीबायोटिक that is एम्पिसिलिन। ठीक है, ये एम्पिसिलिन के लिए सेंसिटिव है। तो जो प्लाज्मिड हम यूज करेंगे क्लोनिंग के लिए और डीएनए के मैनिपुलेशन के लिए उसको इस तरह से इंजीनियर किया जाएगा ताकि उसमें जो जीन्स है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के वो हम डाल सकें। ठीक है,
तो जो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो देखिए हमने वो प्लाज्मिड लिया जिसमें हमने डीएनए को मैनिपुलेट कराना, ठीक है, मैनिपुलेशन करना, तो हमने उसको जेनेटिकली हार्बर किया ताकि उसके अंदर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन डाल सकें। तो अगर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और अगर हमने उस बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को प्लेट किया मीडिया, उस मीडिया पे जिसमें आपके एम्पिसिलिन प्रेजेंट है, ठीक है, ये मीडिया के अंदर प्रेजेंट है, एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडिया, ठीक। तो वही बैक्टीरिया अपने आप को प्रोसेस कर पाएंगे जिनके पास प्लाज्मिड डीएनए होगा, ठीक है। वही बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो करेंगे, कॉलोनी फॉर्म करेंगे, प्रोसेस करेंगे जिनके पास प्लाज्मिड डीएनए है। तो इस एबिलिटी से मतलब क्यों एक्चुअली वो प्लाज्मिड वही बैक्टीरिया कर पा रहे हैं प्लाज्मिड डीएनए, क्योंकि उनके पास एबिलिटी है एम्पिसिलिन को मेटाबोलाइज करके अपनी कॉलोनीज को फॉर्म करना। तो इस टेक्निक से हम बैक्टीरियल सेल को प्लाज्मिड डीएनए से सेपरेट कर सकते हैं, यानी मतलब बैक्टीरियल सेल से प्लाज्मिड वाले डीएनए को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये तो टेक्निक की बैक्टीरियल सिलेक्शन की, जिसमें मतलब वो सेल जो प्लाज्मिड कंटेन कर रहे हैं। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम है। तो ये चीज मैंने लिखी ली थी, आई होप यू गाइस नोट इट डाउन, आप नोट कर लीजिएगा जो चीज आपको स्लाइड से नहीं मिलती। अब हम जा रहे हैं M13 की लाइफ साइकिल एज वेल एज बैक्टीरियोफेज M13 में जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और वायरल ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। तो एज यू गाइस सी फ्रॉम द डायग्राम कि ये आपका दिस इज द ना M13, ये M13 फेज है, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, पाइलस फॉर्म हुआ तो लेकिन जरूरी नहीं कि पाइलस फॉर्म हो, ठीक है। M13 में पाइलस फॉर्म होता है, इसलिए मैंने पाइलस आपको शो किया, ठीक है। M13 का डीएनए सराउंड में गया, सराउंडिंग में पाइलस के जरिए ये आपका इकोलाई में पहुंच गया, ठीक। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है बैक्टीरियोफेज M13 का बैक्टीरियल सेल में, वो आइडेंटिकल है प्लाज्मिड डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन की तरह, यानी हीट्स ऑफ स्टेप के बाद जो हो रहा था। तो हीट्स ऑफ स्टेप के बाद आपका सिंगल स्टैंडर्ड M13 डीएनए क्या कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है होस्ट में अपने आप को बाय यूजिंग एन होस्ट सेल मशीनरी। और पूरे अपने लाइफ साइकिल में आप ये देखिए, इसने अपने आप को रेप्लिकेट कर लिया और साथ में इसके इसका जो लाइफ साइकिल का फेज है ना बच्चा, लाइसोजेनिक है, it is not an lytic phase of life cycle. Lysogenic life cycle है, that means it cannot lysis in a cell. तो न्यू आपके देखो रेप्लिकेट होते जा रहे हैं और साथ साथ में न्यू M13 फेज कंटिन्यूसली एक्सट्रूड होते जा रहे हैं बाय फ्रॉम एन इन्फेक्टेड सेल। जो सेल इन्फेक्टेड है उसमें से आपके M13 फेज कंटिन्यूसली निकलते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका अगर लाइफ साइकिल के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो यू हैव टू वॉच मी अनदर वीडियो दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ एन M13, ठीक है। मैं उसमें आपको लाइफ साइकिल के बारे में बताऊंगा, लेकिन हियर वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द बैक्टीरियोफेज M13 ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको क्या कर रहा है, एक्सट्रूड आउट करता जा रहा है साथ साथ और रेप्लिकेट भी होता जा रहा है, ठीक है। ये देखिए M13 डीएनए मॉलिक्यूल अपने आप को एक्सट्रूड करता जा रहा है, रेप्लिकेट करता जा रहा है। और ये जो है नाउ दीस क्या करेगा, ये जाके फिर से दूसरे सेल को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। इन्फेक्टेड सेल है, जैसे जैसे वो कंटिन्यू डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा, उसके साथ साथ M13 फेज भी डिवाइड करता जाएगा और वो इस सेल को खत्म नहीं करता, बिकॉज हमने लाइसोजेनिक फेज, ये एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है और ये फिलामेंटस फेज है। आपने नॉर्मली फेजेस देखे होंगे पाजेस जो ऐसे देखे होंगे सिमिलरली लाइक, ठीक है। लेकिन दिस इज इन अ फिलामेंटस फेज। तो जैसे मैंने बताया ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ वायरस, हाउएवर M13 रेप्लिकेट कर रहा है अपने आप को
एंड डॉटर फेजेस पैक्ड हो रहे हैं और एक्सक्लूड आउट होते जा रहे हैं बैक्टीरियल सेल्स। ये जो इंटैक्ट फेज है मॉलिक्यूल का, ये साथ में नेबरिंग बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करता जा रहा है। अब जब ये नेबरिंग बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसफेक्शन। तो व्हेन दिस ट्रांसफॉर्म्ड एंड ट्रांसफेक्टेड बैक्टीरिया को जो प्लेट किया जाएगा एक नॉन इन्फेक्टेड सेल में, जिसमें ग्रोथ मीडिया प्रेजेंट है, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है वो अपने चारों ओर एक लॉन बनाए, बैकग्राउंड कॉलम के चारों ओर बैकग्राउंड में एक सेल लॉन बन जाए, ठीक है, जो प्लेट को कवर अप कर दे। अब जो रीजन है जो ट्रांसफेक्शन वाला है 13 का, जिसमें ट्रांसफेक्शन हुआ है जिस सेल में, वो रीजन में आप देखोगे कि जो ग्रोथ है बहुत स्लो है, ठीक है, और इस स्लो ग्रोथ को ही हम प्लेग बोलते हैं, ठीक है। ये आइडेंटिफाइड ऐसे होती है क्योंकि ये लॉन को इंटरप्ट करता जाता है, जो लॉन बना है नॉन इन्फेक्टेड सेल में चारों, ये उसको इंटरप्ट करती जाए। तो अगर मैं डायग्राम के जरिए आपको समझाऊं तो आई टू टेक इन सेपरेट पेज, दिस पेज गाइस, स्क्रीन दैट स्क्रीन, ये पेट्री डिश, इट्स नॉट एन पेट्री डिश, इट्स समहाउ लुकिंग लाइक एन पेट्री डिश। यहाँ पर आपका पूरे में क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरियल लॉन। जब हमने इस मीडिया में मिक्स किया इन्फेक्टेड सेल को, ट्रांसफेक्शन सेल को, ट्रांसफॉर्म्ड सेल को, तो क्या करा, उसने प्लेग बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। और इस बैक्टीरियल नॉन इन्फेक्टेड सेल के जो लॉन है, ये लॉन किसने बनाया, ये नॉन इन्फेक्टेड सेल ने बनाया, बैक्टीरियल सेल ने। तो जब वायरस आएगा वो प्लेग फॉर्मेशन करेगा, प्लेग फॉर्मेशन जैसे somehow वो इसको इंटरप्ट करेगा, ये होता है प्लेग फॉर्मेशन। लॉन को इंटरप्ट करके वो अपनी कॉलोनीज को फॉर्म करेगा, यानी ग्रोथ धीरे धीरे होगी, यानी वो उनको भी इन्फेक्ट करता जा रहा है। आई थिंक आपको लोगों को क्लियर हो गए होगी इस somehow ये ऐसे प्लेग फॉर्मेशन है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो वैसे तो दिस इज द डायग्राम ऑफ एन लाइफ साइकिल ऑफ एन M13 phase, but you guys can also see कि M13 phase जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड फिलामेंटस phase है। ऑलरेडी रिटर्न भी लिखा है कि M13 viral transcription is in a critical part of transformation of bacterial cell with M13. It is absolutely necessary to use a strain of E. coli which harbor the episome of F. pylus. When M13 phage infect bacterial cell, they attach to the F. pylus, and the loss of pylus is commonly reason for a failed or poor transformation. तो वो pylus अगर फॉर्म नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन लॉस हो जाएगा, ट्रांसफेक्शन होगा ही नहीं। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, इस कंफ्यूजन को नहीं, जो कंफ्यूजन है जो सिमिलर होती है यानी बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन और प्लाज्मिड डीएनए को अवॉइड करने के लिए, प्लाज्मिड डीएनए को तो कह देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन जब बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है विद इन वायरस पार्टिकल यानी फेजेस के लाइक इन M13 दैट इज नेक्ड, तो वो ट्रांसफेक्शन कहलाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एन ट्रांसफेक्शन। ट्रांसफेक्शन के बाद आपका M13 फेज इंटैक्ट रहेगा, वो जुड़ा ही रहेगा, तो ये इससे सेपरेट आउट नहीं होगा। तो जैसे ये रेप्लिकेट होगा, ये अपना फिर से ले लेगा डीएनए और वो सेपरेट होकर बनाएगा, ठीक है, तो ये इंटैक्ट रहेगा। तो इसी इंटैक्ट को हम ट्रांसफेक्शन बोल रहे हैं कि आपका बैक्टीरियल सेल से वायरस पार्टिकल जुड़ा हुआ है, फेजेस जुड़ा हुआ है। तो आज के लिए हमारी वीडियो में इतना ही। तो आई होप यू गाइस लाइक माय वीडियो एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट अ मोर वीडियो लाइक दिस। तो ट्रांसफॉर्मेशन में मैं सिर्फ इतना ही रखूंगा, बहुत इजी है। हाँ, किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए हम मैपिंग करते हैं, कंजुगेशन के जरिए मैपिंग करते हैं, उसकी सेपरेट वीडियो आया थी, ठीक है, मैं उसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि ज्यादा, देखो अगर कोई वीडियो ज्यादा टाइम की होती है तो स्टूडेंट
उसको देखता नहीं. That's why I'm making you small videos. but फिर भी मेरी वीडियोस थोड़ी लार्ज हो जाती हैं. तो प्लीज subscribe my channel and also like that. Thank you so much and have a nice day.